हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 5। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर लिया है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर नंबर 4 वो भी कर लिया है। ठीक है, मिड टर्म के बाद वाले ये चैप्टर्स है तो इनको एक बार आप जरूर देख लेना, वन शॉट रिवीजन वीडियो है। और आज की भी वीडियो हमारी वन शॉट रिवीजन वीडियो रहने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, हमें राइट्स की जरूरत क्यों पड़ती है और फंडामेंटल राइट्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स देखने हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। 6-7 फंडामेंटल राइट्स है वो हम देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज राइट। ठीक है, राइट क्या है बेसिकली। तो ना यहाँ पर ना आपको कुछ की वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं कि राइट्स है क्या, और वही की वर्ड्स आपको अपने आंसर के अंदर भी लिखना है। क्लियर है? सो देखो, व्हाट आर राइट्स? रीजनेबल क्लेम्स ओवर अदर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। अब ये क्या होते हैं, ये एक रीजनेबल क्लेम्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, सैंक्शन बाय लॉ होने चाहिए। जब तक ये रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ नहीं है तब तक उसको राइट नहीं बोला जाएगा, उसको क्लेम बोला जाएगा। ठीक है, क्लेम को राइट बोला ही तब जाता है जब वो सैंक्शन बाय लॉ एंड रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी होती है। क्लियर है? क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर, और ये राइट्स होते क्या है, बेसिकली क्लेम्स होते हैं पर्सन के अदर लोगों के ऊपर। देन आता है हमारा फंडामेंटल राइट, बेसिक कंडीशन एसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। कहते हैं कि भाई कुछ ना बेसिक कंडीशंस जो होती है वो जरूरी होती है पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और उसके लिए जरूरी है कि उसके पास कुछ राइट्स होने चाहिए, जैसे गारंटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं ये जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये पर्सनल डेवलपमेंट के, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होते हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। प्लेस हायर देन द गवर्नमेंट बाय प्रिवेंट वायलेशन। ठीक है, और कहते हैं कि फंडामेंटल राइट का जो प्लेस है ना वो गवर्नमेंट से भी ऊपर होता है, हायर होता है। राइट नीड टू बी प्रोटेक्टेड स्पेशली व्हेन गवर्नमेंट फेल, फंडामेंटल राइट एक्ट एज अ शील्ड। ठीक है, कहते हैं कि जो राइट है ना उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है उसके बावजूद फंडामेंटल राइट जो है वो एक्ट करता है एज अ शील्ड, कि वो लोगों के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करे। और उसके बाद देखोगे आप सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर रूल आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाइफ विदाउट राइट्स, इस वाले स्लाइड में आपको इतना याद रखना है कि भाई जो क्लेम्स है ना या जो राइट्स है वो है क्या, रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, सैंक्शन बाय लॉ। ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए तभी आप किसी भी क्लेम को राइट बोलोगे। देन आ जाते हैं लाइफ विदाउट राइट। अब देखो, तीन स्टोरीज हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था ये जो ग्वांतानामो बे है यूएसए का, ठीक है, प्रिजनर वाला, वो हमने पढ़ा था। और फिर हम अल्बानिया का पढ़ते हैं, देन फिर सऊदी अरेबिया का पढ़ते हैं। तो एक एक करके तीनों देख लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं द गवर्नमेंट एक्शन, अमेरिकन गवर्नमेंट पिक्ड अप द 600 पीपल, है ना। अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वहां पर एक अटैक होता है, 9/11 का टेररिस्ट अटैक होता है। तो यूएस को जो भी लोग उसके एनिमी लगते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सबको उठाकर ले आता है, अपने एक सीक्रेट जेल के अंदर डाल देता है जिसका नाम होता है ग्वांतानामो बे। ठीक है, और जिन जिन को भी वो उठा के लाता है वो उनके फैमिली मेंबर को भी नहीं बताता है कि उनको क्यों उठाया गया है, क्यों नहीं उठाया गया। उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उनको कोई राइट नहीं दिया जाता है कि वो एक बार खुद को प्रूव करे कि क्या वो सच में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। तो उनको कोई राइट नहीं दिया गया, यूएस को बस लगा और उसने उठाया लोगों को और जेल में डाल दिया। इनफैक्ट जो उन लोगों के जो प्रिजनर थे जो जेल में थे, उनके फैमिली मेंबर को भी न्यूज से पता लगा कि उनको उठा लिया गया है। ओके, तो कोई ट्रायल का कोई राइट नहीं दिया गया कि वो एक बार अपनी बेगुनाही साबित करे कि भाई मैं निर्दोष हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। तो कोई भी राइट नहीं दिया गया। ठीक है, दूसरा देखो, एक मिनट। दूसरा देखते हैं, सॉरी, दूसरा देखते हैं सिटीजन राइट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर बोलते हैं कि भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, किंग जो होता है वो हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी रूल होता है वहां पर। तो पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग द किंग। तो पीपल के पास कोई राइट नहीं है, किंग कैसा भी रूल कर रहा है वही रूल करेगा, आप उसको हटा नहीं सकते, ना ही आप उसको बोल सकते हो कि वो आपके इशू के लिए लड़े। देन किंग्स पावर, किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर, ही ऑल्सो सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। किंग के पास सारी पावर होती है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करेगा। नो पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों के पास कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, किंग के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन होती है, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कुछ नहीं आप प्रैक्टिस कर सकते ओपनली। ओके,
विमेन्स राइट आर रिस्ट्रिक्टेड, जो विमेन्स है उनको इक्वल राइट नहीं दिए जाते हैं, बहुत सारी पब्लिक जगहों पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, सोसाइटी के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट भी लिमिट कर दिया जाता है, तो लोगों के पास राइट नहीं है। ओके, अब आप सोचो कोई ऐसी ऐसी गवर्नमेंट है जो अच्छे से काम नहीं कर रही है और आपके पास राइट ही नहीं है कि आप उसको हटा सको, या एज अ वुमेन आपको बोल दिया जाए कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, ठीक है, तो इस तरीके के जो राइट्स है वो सऊदी अरेबिया में पहले नहीं थे। ओके, एथनिक मैसेकर इन कोसोवो, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई कंट्री के अंदर 2 कम्युनिटी रहती है, एक मेजॉरिटी में, एक माइनॉरिटी में। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को ही सप्रेस कर रही है, अपने ही कंट्री के लोगों को वो सप्रेस कर रही है, उनको मार रही है। बैकग्राउंड कहते हैं यूगोस्लाविया वाज़ अ स्मॉल प्रोविंस था, ठीक है? बिफोर इट स्प्लिट्स, पॉपुलेशन जो है ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बानियन, ठीक है, तो कहते हैं अल्बानिया पॉपुलेशन थी और उसके बाद जो सर्ब है वो पॉपुलेशन थी। अल्बानिया जो है मेजोरिटी में होते हैं, नहीं सॉरी, सर्ब जो है वो क्या होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, सर्ब वर द मेजोरिटी, एंड अल्बानिया जो होते हैं कम नंबर में होते हैं, मतलब माइनॉरिटी में होते हैं, सर्ब ज्यादा नंबर में होते हैं, मतलब मेजोरिटी में होते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। सर्ब्स क्या है मेजोरिटी में, अल्बानिया जो है वो क्या है माइनॉरिटी में। द कैटलिस्ट मिलोसेविक राइस, अब क्या बोलते हैं वहां पर ना एक लीडर आता है जिसका नाम है मिलोसेविक। मिलोसेविक जो होता है वो सर्ब नेशनलिस्ट का होता है, मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी से होता है, ये इलेक्शन जीत जाता है। ये जैसे ही आता है ना तो ये क्या करता है, अल्बानिया के अगेंस्ट में पूरा कैंपेन चलाना स्टार्ट कर देता है। सर्ब्स को बोलता है कि तुम कंट्री को डोमिनेट करो और अल्बानिया को, जो अल्बानियन जो पीपल है ना, उनको कंट्री से बाहर निकालना है। प्रॉपर जो कंट्री की आर्मी है उसको यूज किया जाता है अल्बानिया को, अल्बानियन पीपल को सप्रेस करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको मारने के लिए। मैनी सर्ब्स लीडर व्यू ऑन एथनिक माइनॉरिटीज लाइक अल्बानियन, ठीक है, सॉरी, ईदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ दी सर्ब्स, ठीक है। अब कहते हैं बहुत सारे जो अल्बानियन मिनिस्टर्स थे ना, या तो उन्होंने कंट्री छोड़ दिया या तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया डोमिनेंस ऑफ सर्ब्स को, ठीक है ना। ये लोग क्या करते थे, ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक करते थे जो अल्बानियन पीपल होते थे उनके ऊपर। क्लियर है, तो ये 3 कंडीशन। अब आप खुद बताओ, अगर आपकी कंट्री में आप लेस नंबर में हो तो क्या इससे मेजॉरिटी पीपल को ये राइट मिल जाता है कि वो आपको मार सकते हैं, किल कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, या आपके जो फंडामेंटल राइट है उनको सप्रेस कर सकते हैं? नहीं मिलता। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई राइट जो है वो जरूरी है। वाई डू वी नीड राइट, ये भी हमने देख लिया तीनों स्टोरी के थ्रू, कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो हर सिटीजन के पास राइट हो कि वो इलेक्ट कर पाए, ठीक है। देन फिर ये क्या बोलते हैं कि स्पेशल रोल, राइट प्ले वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी, दे आर फंडामेंटल टू द सिस्टम। ये क्या करते हैं, स्पेशल रोल प्ले करते हैं और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे हमने वो सर्ब्स और अल्बानिया वाला जो केस देखा उसमें। गारंटी करते हैं सेफ्टी नेट, ठीक है, विच कैन बी यूज थिंग गो रॉन्ग, कि भाई अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो आपके राइट को वॉयलेट कर रही है तो आप उसके अगेंस्ट में यूज कर सकते हो, अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए, अपने राइट को जो है वो इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यूज कर सकते हो, या डिफरेंट जो प्रोविजन है उसका यूज कर सकते हो। तो एक सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड कराता है। अब देखो फंडामेंटल राइट क्या है, ये आर्टिकल भी आपको याद रख लेने हैं, हो सकता है कि आपसे एमसीक्यू में पूछ ले। देखो, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 तक है। इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, कि भाई हम क्या करेंगे, सभी को लॉ के आगे इक्वल मानेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है, ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, ये तो सिंपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भाई लॉ के आगे ना सब एक जैसे होंगे, चाहे कोई मिनिस्टर रेड लाइट क्रॉस करे या फिर कोई नॉर्मल पर्सन, दोनों के ऊपर जो चालान लगना है वो सेम लगना है। चाहे कोई मिनिस्टर कोई मर्डर करे, चाहे कोई नॉर्मल पर्सन, दोनों को जो एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो सजा मिलेगी सेम मिलेगी, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन की भाई इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो और अनइक्वल्स को अनइक्वली। मान लीजिए कि भाई एक रेस है, एक रेस में हमने किसी जो लंगड़ा पर्सन है, या मान लीजिए जो जो डिसेबल है, जो ठीक से नहीं चल सकता है, उसको भी उस रेस के अंदर खड़ा कर दिया है, और बाकी जो लोग हैं वो फिजिकली काफी फिट है, उनको खड़ा कर दिया है। तो ऑफ कोर्स जो फिजिकली फिट नहीं है, हैंडीकैप है, वो रेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में कहते हैं कि भाई ये इक्वालिटी नहीं हुई, ठीक है। जो वो डिसेबल पर्सन है उसको कुछ स्पेशल नीड्स है, उसकी कुछ स्पेशल नीड है, तो आप उसको फुलफिल करो,
तब जाके क्या हो पाएगा, इक्वालिटी आ पाएगी। तो इसलिए बोलते हैं इक्वली प्रोटेक्ट भी करना है सबको। नो डिस्क्रिमिनेशन, की भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द रिलीजन ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि इनके बेसिस पे आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोगे एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम रिजर्वेशन की भी बात करते हैं। तो कहते हैं वो जो रिजर्वेशन है ना, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि अगेन वो क्या कर रहा है, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोग रह गए हैं, ठीक है, उनको आगे लाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो इक्वालिटी से ज्यादा किस पे ध्यान देना है, इक्विटी। इक्विटी मतलब नीड्स के अकॉर्डिंग लोगों की जो विशेष है, जो डिमांड्स है, जो डेवलपमेंट है, उसको फुलफिल करना। देन आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। एक मिनट मैं ये देख लूं कि एक एक करके सारा एक्सप्लेन है। हाँ ठीक है, ये एक एक करके नीचे एक्सप्लेन है, तो अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम में देखो क्या आता है, आर्टिकल 19 to 20 आता है, स्पीच का, असेंबली का, मूव एंड रिजाइड फ्रीली इन द कंट्री एंड पर्सनल लिबर्टी भी इसी में आएगी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक आएगा, ठीक है। देन आता है 23, 24, ओके। देन हमारा आ जाता है, एक मिनट, हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आर्टिकल 25 to 28 तक आएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है हमारा, वो आएगा आर्टिकल 29 से 30 तक। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है बाय द बी आर अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का आर्टिकल ये आ जाता है। अब एक एक करके सबको समझते हैं। इक्वालिटी मैंने आपको अभी अभी समझा दिया, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वल, लॉ के सामने सभी है, ठीक है ना। देन आते हैं इक्वालिटी इन इंडिया। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर सबको एक्सेस दिया जाएगा, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल एटसेट्रा, ठीक है, सभी सिटीजन को इक्वल एक्सेस मिलेगा। यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जैसे ये वेल हो गया, टैंक हो गया, ठीक है, या ये चीजें हो गई, रोडवेज हो गया, पार्क हो गया, कम्युनिटी हॉल वगैरह कुछ भी हो गया, इन सब के ऊपर सभी का अधिकार होगा। गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो पब्लिक यूज की है, तो उसके ऊपर किसी एक का डोमिनेशन नहीं होगा। ओके, देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि ऑल सिटीजन हैव द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, कि भाई अगर गवर्नमेंट कोई जॉब निकाल रही है तो उसमें सबको इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, और रिजर्वेशन वाला केस भी इसमें आएगा। राइट टू फ्रीडम, ओके, राइट टू फ्रीडम में देखो 6 आ जाएंगे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर देखो, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो, आपको लगता है कि भाई ये ना प्रॉब्लम है कि पानी ठीक नहीं आ रहा, या वॉशरूम ठीक नहीं है, या जो क्लासेस है ना वो काफी ज्यादा लेंदी हो रही है या शॉर्ट हो रही है, कोई भी। तो आपने क्या किया, पहले स्पीच स्पीच और एक्सप्रेस किया, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्रेस किया आपने, ठीक है। देन फिर आपने क्या किया, एक असेंबली क्रिएट की, ठीक है। असेंबली क्रिएट करके आपने 2-4 लोगों को बताया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। पीसफुल मैनर में होना चाहिए लेकिन, ठीक है ना, हमारे जितने भी राइट है एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। आपने असेंबली, पहले आपको एक प्रॉब्लम दिखी, आपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू उस प्रॉब्लम को बताया, फिर 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, असेंबली क्रिएट की, वहां पर बताया। फिर आपने देखा कि यार इससे असेंबली से तो काम चल नहीं रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपने एक प्रॉपर एसोसिएशन, एक फॉर्मल ग्रुप सा बना लिया, ठीक है। कोई भी मान लीजिए एबीसीडी स्टूडेंट एसोसिएशन रख लेते हैं, एबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये बना लिया आपने। अब आपने जब एसोसिएशन बना लिया, फॉर्मल ग्रुप्स बना लिया, रेगुलर मीटिंग्स वगैरह हो रही है, सब हो रही है। अब आपने देखा कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ दिल्ली के ही अंदर नहीं है, या ये सिर्फ हरियाणा के ही अंदर नहीं है, और भी जगह है। तो आप मूव करके कहाँ गए, हरियाणा चले गए, या फिर मान लीजिए आप कहाँ चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, गोवा चले गए, वहां पर जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। तो सबसे पहले आपने स्पीच दी, ठीक है, तो राइट टू स्पीच का राइट आ गया आपके पास। फिर आपने असेंबली बनाई, तो राइट टू मेक पीसफुल असेंबली आपका राइट है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, जब आपने ग्रुप बनाया। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कि भाई कंट्री के अंदर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, गोवा, हरियाणा, दिल्ली, कहीं पर भी जा रहे हैं। रिजाइड एनीवेयर इन द कंट्री। अब देखो जब आप गोवा गए, जब आप मसूरी गए, या मान लीजिए आप कर्नाटका गए, तो आपको लगा कि भाई ये तो बेस्ट प्लेस है, मैं यहीं पर सेटल ही हो जाता हूँ, अब ये ग्रुप वगैरह छोड़ो। तो ये क्या हो गया, राइट टू रिजाइड एनीवेयर इन द कंट्री, की कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके आप रह सकते हो। देन आता है प्रोफेशन एंड ट्रेड। अब जब आप वहां पर रिसाइड हो गए, तो आप कोई भी प्रोफेशन और ट्रेड जो है वो कर सकते हो। कुछ मेरिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपका मन किया और आप डॉक्टर बन गए, नहीं, आपको जो प्रोसीजर है, मेरिट है, वो सब फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 6 राइट है, ये याद रखना है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, फॉर्म एसोसिएशन, free movement throughout the country, reside in anywhere in the country, and profession and trade. Clear है?
ओके, ये जो राइट्स है ना, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, ओके ना। इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, यू कैन नॉट वायलेट अदर राइट्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप भड़काऊ भाषण दो कि दो ग्रुप्स में दो जगहों पे दंगे करा दो, या आप जो है कोई इलीगल जो काम है वो करने लग जाओ और आप कहो कि मेरा राइट टू ट्रेड है या राइट टू प्रोफेशन है, नहीं। आपको लीगल तरीके से ही करना पड़ेगा। देन देखो आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कहते हैं एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू बी एक्सप्लॉइटेड। The Constitution prevent exploitation, right not to be exploited, okay, not है यहाँ पर, not to be exploited and weaker section। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो लोग हमारी कंट्री के अंदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर आते हैं उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाने का भी काम करता है। सबसे पहला देता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। आप देखते हो ना, ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड की होती है, विमेंस की होती है, ठीक है ना। तो कहते हैं इनसे बचाना है इनको, इसके लिए क्या करते हैं, ये प्रॉपर इन्होंने लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट दिया है, ठीक है। ट्रैफिकिंग ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स प्रोहिबिट सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि भाई आप ह्यूमन बीइंग्स को, चाइल्ड को, विमेन को सेल या बाय नहीं कर सकते। यूजुअली विमेन्स को क्या किया जाता है, आप देखते हो इमोरल पर्पस के लिए, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है, उनको सेल या बाय किया जाता है, ओके। फोर्स लेबर और बेगार, प्रोहिबिट फोर्स सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और एट नॉमिनल पे, कि आप किसी को ना बहुत कम पैसों पे रख के काम नहीं करवा सकते, या आप उसको फोर्स नहीं कर सकते किसी के लिए फ्री काम करने के लिए। जैसे होता था ना, स्लेव सिस्टम चलता था, दास प्रथा चलती थी कि भाई जो भी मालिक है उसके लिए जो उसका नौकर होगा वो फ्री में काम करेगा, जब उसका मन करेगा वो बुलवा के काम करवा लेगा, या उसको बहुत नॉमिनल चार्ज करेगा। तो ये नहीं कर सकते, जो उसका लॉ के अकॉर्डिंग पैसा बनता है वो देना पड़ेगा, और आप किसी से फ्री में काम नहीं करवा सकते। बेगार फोर्स बाउंडेड लेबर नहीं करवा सकते, ठीक है। बेगार का सिंपल मतलब है फोर्स तरीके से काम करवाना बिना किसी पैसे के या बहुत ही कम पैसे पे। लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ बाउंडेड लेबर, की लाइफ लॉन्ग के लिए वो आपके लिए ही काम करेगा बिना किसी पैसे के, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। चाइल्ड लेबर, आपको पता ही है कि भाई एज ऑफ 14 से कम के जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते, इन फैक्ट्रीज, माइन और हजार्डस वर्क के लिए नहीं रख सकते। ये भी क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। देन आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, फैला सकते हैं अपने रिलीजन को, ठीक है। हमारी कंट्री का बट देखो कोई भी मतलब कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। सभी रिलीजन को क्या करेगा, इक्वली रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। कोई ऑफिशियल ऑफिशियल रिलीजन जो है वो इंडिया का नहीं होगा। नो ऑफिशियल रिलीजन, याद रखना है ये, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, ओके। नो वन रिलीजन इस्टैब्लिश एज द ऑफिशियल, ये लिखा ही है यहाँ पर, ठीक है, और सबको इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। देन आता है इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। फ्रीडम डज नॉट मीन डूइंग व्हाटएवर यू वांट इन रिलीजन नेम। कहते हैं ऐसा नहीं है कि भाई रिलीजन के नाम पे आप कुछ भी करो, नहीं। अगर आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाकर रिलीजन में कुछ कर रहे हो तो गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है। देन यू कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल और द ह्यूमन बीइंग एज ऑफरिंग। अब आप बोलो मुझे ह्यूमन सेक्रीफाइस करना है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसके अगेंस्ट हो जाता है, और वैसे भी ये इमोरल है, तो इसीलिए आप ये नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है। हार्मफुल प्रैक्टिसेस आर फोरबिडन। हार्मफुल प्रैक्टिसेस वगैरह होती थी जैसे सती प्रथा वगैरह हो गई, उन सबको फोरबिडन कर दिया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट पे। ये छोटा सा चैप्टर है हमारा, ये खत्म ही होने वाला है, ठीक है। देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई राइट फॉर द माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट कल्चर एंड एजुकेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज का जो कल्चर और एजुकेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी राइट दिया गया है। कंजर्व लैंग्वेज एंड कल्चर, की भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व कर सकती है। सिटीजन विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसका अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, उसके पास राइट टू कंजर्व इट है, कि वो अपने कल्चर और अपने राइट को कंजर्व कर सकता है, उसके पास ये राइट है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन इन द एडमिशन, कि नो डिनायल ऑफ एडमिशन टू द गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, कि भाई आप किसी भी रिलीजन या किसी भी और लैंग्वेज के पर्सन को किसी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। एक तो होता है पूरा ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, दूसरा ये है कि सेमी है,
सेमी मतलब कि वो प्राइवेट भी है लेकिन गवर्नमेंट से एड भी ले रहा है, हेल्प भी ले रहा है, पैसे भी ले रहा है। तो सेमी एडेड में और ये गवर्नमेंट वाले में दोनों में ही आप मना नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज या रिलीजन के बेसिस पे। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं और उनको चला सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो उनको बेसिक रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। क्लियर? हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट? द रोल ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। ये करता क्या है, बाकी के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना उनको इन्फोर्स करवाता है, उनको इफेक्ट में लेकर आता है। सीकिंग रेमेडी व्हेन राइट्स आर वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू द कोर्ट। इसमें होता ही है कि अगर आपके बाकी के फंडामेंटल राइट ना वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो और वहां पर जाके अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकते हो। ये पावर है आर्टिकल 32 की। मतलब फंडामेंटल राइट के अंदर ही फंडामेंटल राइट है जो आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने का काम करेगा। आर्टिकल 32 आपके बाकी के फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने का काम करेगा, जबकि आर्टिकल 32 खुद अपने आप में भी एक फंडामेंटल राइट है। क्लियर है? अगर आपके राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके उस राइट को इन्फोर्स करवाने में हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है, इन्फोर्स ही करवाता है। गारंटी अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन, कि गवर्नमेंट गारंटी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड अथॉरिटीज। अगर कोई अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा स्टेप ले रहे हैं जो आपके राइट को वॉयलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा और आपके राइट को इन्फोर्स करवाएगा। इनवैलिड ऑफ वायलेटिंग द लॉ, नो लॉ और एक्शन कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट। कहते हैं कोई भी लॉ, कोई भी एक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, उसको कोई नहीं वायलेट करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। एनी एक्ट टेकिंग अवे लिमिटिंग द राइट विल बी इनवैलिड। अगर आप उसको लिमिट भी कर रहे हो हमारे फंडामेंटल राइट को, तब भी गवर्नमेंट उसको सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। क्लियर हो गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं इसको। देखो ये आ गया। ओके, नहीं ये तो शायद हमने पढ़ लिया ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है, इसमें ना एक और आएगा शायद से, एक्सपेंडिंग द फंडामेंटल राइट करके शायद, ठीक है? जिसमें वो बोलते हैं कि भाई न्यू-न्यू तरीके के फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो ऐड हो रहे हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, ठीक है? राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हो गया। इस तरीके के जो राइट्स है ना वो और ज़्यादा जो है वो हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा आपको, ऐड होते जा रहे हैं। और टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट का जो हमारा आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 21, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप के राइट्स है उसको ऐड करती रहती है, ठीक है? तो वो आपको एक बार देख लेना है, ठीक है ना? और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो मैंने आपको वैसे उधर समझा देती हूँ एक बार। आ जाओ एक बार इधर, कहाँ गया? हाँ, ये देखो। ये वाला हमारा हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा डन हो गया। बस एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट ना वो वाला रह गया इसमें। तो उसमें बस यही है हमारा कि जो नए-नए टाइप के जो राइट्स है ना वो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जोड़ने की बात की जाती है। और आर्टिकल 21 ए या 21 जो हो गया इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को ऐड किया जाता है, जैसे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इस तरीके के। तो इन फ्यूचर हमारे जो राइट्स है वो और एक्सपैंड हो सकते हैं, ठीक है ना? ये फंडामेंटल राइट जो है ये तो वैसे ही सिक्योर रहेंगे और हमारे राइट एब्सोल्यूट नहीं होते, उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। आपको ये आर्टिकल्स याद कर लेने हैं, ठीक है? आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप चाहे तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर के ऊपर चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।